हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है और इस फ्री एजुकेशन के साथ ही साथ आपको कंटेंट भी उम्दा क्वालिटी का दिया जाता है। आपको पढ़ाया भी बहुत ही अच्छे यानी कि अच्छे एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपके पढ़ाई में किसी भी तरह की जो दुविधा है या कोई परेशानी है, कोई बाधा है, कभी उत्पन्न नहीं हो। और कोई भी परेशानी है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस परेशानी का हल लेकर मौजूद हो जाएंगे। तो ये तो हो गया मैग्नेट बेन्स आपके लिए कितना चिंतित रहता है और हमेशा आपकी पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो इसी तरीके से जो अब हम नया कर रहे हैं वो है, हम क्लास 5th हिंदी की जो हमारी बुक थी रिमझिम हमने पढ़ा था, उसी की वर्कशीट अब हम लेकर आए हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं वो रिमझिम बुक का अध्याय नंबर 7 की वर्कशीट है। चैप्टर है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो किस तरीके से जो एक डाकिया थे, एक कंवर सिंह जी, उन्होंने हमें इस अपनी सफ़र के बारे में बताया कि कैसे कैसे उनका सफ़र रहा, डाकिये को लेकर क्या लोगों की धारणाएं रहती है, कैसी होती है, सभी कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा था। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट। ये वर्कशीट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इस चैप्टर को समझने में और आपके एग्जाम्स या टेस्ट या रिवीजन को प्रिपेयर करने में। तो शुरू करें चैप्टर। तो यहाँ पर जो हमारे पास में शुरू हो रहा है वो है आपके सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही आंसर हमें खोज कर निकालने हैं। क्या है? प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है हमारे पास में, कंवर जी हिमाचल प्रदेश के किस गांव के निवासी से? कौन सा गांव था वो? तो वो था गांव हमारा नेरवा। कौन सा गांव था वो? नेरवा। फिर नेक्स्ट आते हैं, कंवर सिंह जी की कितनी संतानें शादीशुदा हैं? कितनी संतानें शादीशुदा थी? 3, 4, 1 या 2? तो उनकी 2 लड़कियां शादीशुदा थीं, उनकी शादी हो चुकी थी। नेक्स्ट आते हैं, कंवर जी का बेटा किस कक्षा का विद्यार्थी था? वो इस समय किस कक्षा में पढ़ रहा था? वो 10th क्लास में पढ़ रहा था, यानी कि वो हुआ 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। नेक्स्ट आते हैं, कंवर जी पर हमला कब हुआ था? जब वो पोस्टेड थे ना, तो वहाँ पर उनके ऊपर हमला हुआ था। तो वो कब हुआ था? 21 जनवरी 1980, 2 अप्रैल 1999, 28 फरवरी 1995, 29 जनवरी 1998। तो ये हमला हुआ था 29 जनवरी 1998 को। कौन सा गांव हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव माना जाता है? सबसे ऊंचा गांव मतलब बहुत ही हाइट पे बसा हुआ जो गांव है वो कौन सा है? आपका शिमला, किब्बर, छिब्बर या रोहरू? तो वो गांव है आपका किब्बर। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास जो सेकंड प्रश्न है वो है आपका सत्य असत्य, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है, जो सही बोला गया है उसमें आपको सत्य लिखना है, जो गलत है वो होगा आपका असत्य। तो यहाँ पर पहला जो हमारा वाक्य है वो है, कंवर सिंह 45 वर्ष के हैं। तो ये बात एकदम सही है, वो 45 वर्ष के हैं, उन्होंने इंटरव्यू में सबसे पहले बोला था। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। फिर आते हैं, कंवर सिंह सबसे पहले पैकर के पद पर नियुक्त हुए थे। क्या ये सत्य है या असत्य है? नहीं, वो एक डाक सेवक के रूप में नियुक्त हुए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि असत्य है। फिर है, भारतीय डाक सेवा विश्व की सर्वाधिक बड़ी डाक सेवा है। ये सही है या गलत है? ये सही है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? सत्य है ये। नेक्स्ट आते हैं, काजा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है। क्या काजा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव था? अभी हमने आपको बताया है वो। तो ये क्या है? असत्य, क्योंकि सबसे ऊंचा गांव कौन सा था? वो था किब्बर। फिर आते हैं, हिमाचल में एक गांव दूसरे गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सही है कि नहीं? ये है सत्य है। ये भाई एक गांव दूसरे गांव से इतनी ही दूरी पर है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। यहाँ क्या दिया गया है? निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से उन शब्दों को खोजना है जिनसे हम नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं, यानी फिलअप्स को हम भर सकते हैं। अब ये सब भी हमारे चैप्टर से दिए गए हैं, चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इजिली फिल हो जाएंगे। देखिए क्या है, पहले में भारतीय डाक सेवा में डैश था। तो क्या थे वो थे आपके ग्रामीण डाक सेवक। कौन थे? आपके कंवर सिंह जी। तो पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण सेवक था, जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब वो ग्रामीण डाक सेवक के रूप में हुई थी।
फिर आते हैं, आज भी गांवों में डैश पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम डाक ही है। तो क्या पहुंचाने का है? अब आप यहां पर देखिए बहुत सारे हैं। तो आज भी गांवों में संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम डाक ही है। फिर आते हैं, किंगांग पियाओ किन्नर जिले का डैश है। अब क्या है ये? वो है आपका मुख्यालय। ये क्या है? मुख्यालय। किन्नौर जिले का मुख्यालय है। शिमला की डैश पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। क्या है शिमला की डैश पर? वो है शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। फिर आते हैं, कंवर सिंह को शिमला में डैश और डैश की चौकीदारी का काम दिया गया था। वो क्या था आपका? रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस। रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। अब आ जाते हैं, हमारे पास है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे सामने ये कंवर सिंह की कहानी जो है, इसी चैप्टर से एक गद्यांश यहाँ रख दिया गया है। इसको हमें पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों को हमें करना है। तो चलिए देखते हैं। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये एक गद्यांश था जो चैप्टर्स में था कि जब डाकिया अब जो संदेश है, रजिस्ट्री है, मनी ऑर्डर है, उनके बेटे का क्या कहते हैं संदेश लेकर जाते हैं तो ये सब बड़े खुश होते हैं। ये हमने इस गद्यांश में पढ़ा। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, दूर नौकरी करने वाले सिपाही के माँ बाप कब खुश हो जाते हैं? जो लोग दूर नौकरी करते हैं उनके जो करने वाले जो सिपाही हैं उनके माँ बाप कब खुश होते हैं? जब दूर माँ बाप कंवर सिंह का मनी ऑर्डर पहुंचाने में बहुत खुश होते हैं। यानी कि क्या है, यहाँ पर दूर नौकरी करने वाले सिपाही के माँ बाप कंवर सिंह के मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने पर बहुत खुश होते हैं। तो मनी ऑर्डर के साथ उनको ये भी पता चलता है कि उनका बेटा भी सुरक्षित है। क्योंकि भाई देखिए, ऐसे पहले वहाँ पे जैसे आपको पता है कि सुविधाएं नहीं है, टीवी रेडियो ये भी बहुत ही चीज़ें नहीं चलती, लोगों तक खबर नहीं पहुँच पाती। तो खबर किसके ज़रिए पहुँचती है? कंवर सिंह के ज़रिए पहुँचे, मतलब कि डाक के ज़रिए पहुँचती है। तो जब बेटा मनी ऑर्डर पहुँचा रहा है इसका मतलब मेरा बेटा सही है, उसकी खोज खबर उनको मिल जाती है। तो इसलिए वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर आते हैं, किस रजिस्ट्री पत्र को पाकर लोग खुश होते हैं? किसी तरह का रिजल्ट निकल रहा होता है या वो कहीं पर नियुक्त हो गए, उनकी नौकरी लग गई है, इस तरह के रजिस्ट्री पत्रों को पाके वो खुश हो जाते हैं। रिजल्ट और नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र को हम क्या कहते हैं? अपॉइंटमेंट लेटर, कि कहीं पर जॉब मिल गई है तो अपॉइंटमेंट लेटर आता है। तो रजिस्ट्री पत्र पाकर लोग खुश होते हैं। और रिजल्ट, भाई कोई एग्जाम दिया उसका रिजल्ट मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। फिर है, बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी डाकिये का इंतजार क्यों करते हैं? वो करते हैं अपनी पेंशन के लिए इंतजार करते हैं। तो क्या है? बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी पेंशन के पैसे के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को कितने महीनों में पेंशन इकट्ठी दी जाती है? हिमाचल में 6 महीने में, 6 महीने जब हो जाते हैं तो 6 महीने की इकट्ठी पेंशन उनको दी जाती है। तो क्या हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। डाक सेवक किन किन चीजों को पहुंचा? अब हमारे पास क्या आ गए? हमारे शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर आ गए, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, डाक सेवक किन किन चीज़ों को पहुँचाने का काम करते हैं? वो संदेश पहुँचाते हैं, आपके क्या कहते हैं पार्सल्स पहुँचाते हैं, मनी ऑर्डर पहुँचाते हैं और रजिस्ट्री पहुंचाते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ों को पहुंचाते हैं। तो देखिए क्या है, डाक सेवक चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि चीज़ों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो भी चीज़ें पोस्टल द्वारा जाती हैं उन सभी को ये डाक सेवक ही पहुंचाते हैं। फिर आते हैं, पैकर के बाद डाकिया कैसे बना जा सकता है? तो कंवर सिंह जी ने कैसे बताया था? पैकर बनने के बाद में डाकिया बनने के लिए हमें एक एग्ज़ाम जो है वो पास करना पड़ता है, तब हम डाकिया बन जाते हैं।
तो यहाँ देखिए क्या है, पैकर के बाद डाकिया बनने के लिए एक इम्तिहान को पास करना पड़ता है। इम्तिहान मतलब एक एग्जाम को पास करना पड़ता है। फिर आते हैं, हिमाचल प्रदेश के हजारों गांवों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। बहुत सारे गांव हैं, वहां पर पहुंचने, भाई बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर है तो कैसे पहुंच सकते हैं, पैदल चल के पहुंचा जा सकता है। भाई कुछ पहाड़, भाई कुछ गांवों तक क्या है कि भाई कन्विंस जाता है, कुछ ऐसे गांव हैं कि जहां पर कुछ भी नहीं जा सकता तो आपको पैदल ही चढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्या है, हिमाचल प्रदेश के हजारों गांवों तक पैदल चलकर पहुंचा जाता है। कंवर सिंह को अपनी नौकरी कैसी लगती है। उन्हें अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है, उन्हें बहुत मजा आता है। तो क्या है, कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। हमारी डाक सेवा की क्या विशेषता है। अब हमारी मतलब भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है। एक तो ये सबसे सस्ती डाक सेवा है और सबसे बड़ी डाक सेवा, विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा है। तो देखिए हमारी डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। यानी कि आप 5 रुपए का उसके ऊपर टिकट लगा के कहीं पर भी पोस्ट भेज सकते हैं। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 6, लोग किस प्रकार के पत्र सूचना पाकर खुश होते हैं। किस प्रकार की पत्र सूचना पाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो है लोग कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र पाकर खुश होते हैं। तो जब हमारा रिजल्ट निकल आता है, जैसे हम लोग के भी एग्जाम के रिजल्ट आप स्कूल लेने जाते हो, तो कुछ लोगों के रिजल्ट जो हैं वो पोस्टल द्वारा आते हैं, तो उसको पाकर बहुत खुश होते हैं। कहीं कहीं किसी को नौकरी मिल गई तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र आता है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। ग्रामीण डाक सेवक का मान कहाँ ज्यादा होता है। अब ये हमारा प्रश्न जो है इसमें क्या दिया, कब मान बहुत ज्यादा होता है, तो वो है कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है, क्योंकि भाई ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इनके जो करीबी लोग होते हैं उनका संदेश लेकर पहुंचता है, इसलिए इन जगहों पर इनका बहुत ज़्यादा मान होता है। अब आ गए हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर। देखिए इंग्लिश में हम सभी जानते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चंस को क्या बोला जाता है ये जानना ज़रूरी है। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ क्या दिया है, कंवर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बताइए। कंवर सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के नेरवा गांव में रहते हैं, 45 साल के हैं, उनके 4 बच्चे थे, 2 की शादी हो गई है, एक जो लड़का है वो 10वीं में पढ़ता है और एक लड़की की मृत्यु हो गई थी। यही सब इन्होंने बताया है, उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या है, कंवर सिंह 45 साल के हैं और हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गाँव के निवासी हैं। कंवर सिंह के 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, एक बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई। वह गांव के एक पहाड़ी में लकड़ियां लाते हुए गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये पूरी उनकी जो है उनके और उनके परिवार के बारे में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, कंवर सिंह ने हिमाचल के किन किन स्थानों पर डाक सेवाएं करी हैं। तो उन्होंने कई जगह, उन्होंने स्पीति में भी करी है, लाहौल स्पीति में भी करी है, उन्होंने हिमाचल के शिमला में करी है, काजा में करी है, सभी जगह। तो देखिए क्या है, कंवर सिंह ने हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में डाक सेवाएं दी हैं। तो ये 3 जगह उन्होंने नौकरी करी थी, किब्बर में, काजा में और किन्नौर में। ये 3 जगह उन्होंने नौकरी करी है। नेक्स्ट है, स्नो बाइट किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड में पैर में रहने से क्या होता है, पैर की उंगलियां जो हैं एकदम जम जाती हैं और फिर उनके गल के टूट जाने की, उसमें गैंग्रीन हो जाता है और फिर वो खत्म हो जाती हैं, अपने आप ही वो अपनी जगह से गिर जाएंगी। तो इसको स्नो बाइट कहते हैं। तो देखिए क्या है, बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड लगने से स्नो बाइट हो जाता है, जिसमें पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाता है, जिससे उंगलियां झड़ भी सकती हैं। अगर गैंग्रीन हो जाएगा, गैंग्रीन मतलब क्या होता है, उस घाव में जहर फैल जाता है। जो भी घाव होता है उसमें जहर फैल गया तो फिर क्या होगा, वो अपने आप उंगलियां गिर जाती हैं। नेक्स्ट है, कंवर सिंह के दूसरे बेटे के साथ क्या हुआ था। उनके बेटे के साथ, एक बेटा तो उनका जीवित, दूसरा बेटा क्या हुआ था, वो लकड़ियां लाने गया था, ढलान से गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। वही चीज़ आपको यहाँ बतानी है। कंवर सिंह का दूसरा बेटा गांव के एक पहाड़ी में लकड़ियां लाते हुए गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।
नेक्स्ट है, पुराने डाकियों पर काम का बोझ अधिक क्यों बढ़ रहा है। जो पुराने डाकी हैं उन पर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट नए डाकियों का अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है, जिससे पुराने डाकियों के ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन अब पड़ रहा है। तो क्या है, अब जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है, जिससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो कुछ तो भाई रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी जगह खाली होती जा रही है। अब उनका काम क्या है, जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं, और जो रिटायर हो गए उनकी जगह नए लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। नंबर 6 है, कंवर सिंह ने लेखिका को अपना परिचय किस प्रकार दिया था। उन्होंने क्या बोला था, ठीक है, वही पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। तो उन्होंने बोला था, कंवर सिंह ने लेखिका को अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के नेरवा गांव का निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 साल है। तो सबसे पहले उन्होंने यही चीज बोली थी, तो ये अपना परिचय उन्होंने दिया था। अब हमारे पास आए हमारे भाषा आधारित प्रश्न, ठीक है। अब भाषा आधारित प्रश्न में हमारा पहला जो आ रहा है वो है, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छाट के लिखिए। अब पाठ में जो अंग्रेजी शब्द आए हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आगत शब्द। आगत क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दूसरी भाषा से हमने हिंदी में प्रयोग किए, इसलिए इनको हम बोलते हैं आगत शब्द। अब बहुत से ऐसे शब्दों को हमने पाठ में इस्तेमाल किया है, जैसे हमारा है पोस्ट ऑफिस है, पैकर है, पार्सल है, इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं। तो पाठ से फटाफट इनको ढूंढ के हमने निकाल लिया है। देखिए कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर। रोड, ठीक है, रोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, सड़क, है ना। रोड, जनरल पोस्ट ऑफिस, पैकर, रजिस्ट्री, पार्सल, बिल, पेंशन, मनी ऑर्डर। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे शब्द हैं, इनको खोजने की आप कोशिश करिएगा। तो ये सभी क्या है, इंग्लिश के शब्द हैं जिन्हें हमने इस पाठ में इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट आते हैं, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, पाठ में से चुनकर इनके विलोम शब्द लिखने हैं। अब कुछ शब्द दिए जैसे छांव, तो छांव का विलोम क्या रहेगा, धूप। सवाल जवाब, कम ज्यादा, बाहर अंदर, आसान मुश्किल, अपमान मान, महंगी सस्ती, शहर गांव। तो इस तरीके के इन सभी के विलोम है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, छांव धूप, सवाल जवाब, कम ज्यादा, बाहर अंदर, आसान मुश्किल, अपमान मान, महंगी सस्ती, शहर गांव। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, हमारे विलोम हो गए। नेक्स्ट आते हैं, रेखांकित शब्दों के विशेषण बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। अब क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो हमारे सभी क्या हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं। अब उनकी विशेषता कौन बता रहा है, जैसे यहाँ पर दिया है, खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। अंडरलाइन वर्ड है धूप। अब धूप का विशेषण क्या है, गुनगुनी। अब हमें गुनगुनी की जगह जो है किसी और विशेषण को इस्तेमाल करना है। अब धूप के लिए हम जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खिली खिली धूप आ रही है, तेज धूप आ रही है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, धूप के लिए हम कई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखिए, खिड़की से, जो हमने लिखा था गुनगुनी धूप छनकर आई, इनमें खिड़की से हल्की धूप छनकर आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या, गुनगुनी की जगह हमने हल्की का इस्तेमाल कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं। अब पोस्टमैन के बारे में क्या बताया जा रहा है, पोस्टमैन की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो बेस्ट है। तो हमें इसको चेंज करना है, बेस्ट को जो विशेषण है उसे चेंज करना है। तो मैं इंटेलिजेंट पोस्टमैन हूँ, मैं बहुत अच्छा पोस्टमैन हूँ, मैं बहुत तेज रफ्तार पोस्टमैन हूँ, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैं इंटेलिजेंट पोस्टमैन हूँ। तो मैंने यहाँ बेस्ट की जगह क्या इस्तेमाल कर दिया, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट आते हैं, सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। अब दर्द के नीचे अंडरलाइन है और इसके बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है कि भयंकर हो रहा है। तो हमें क्या करना है, भयंकर को बदलना है। भयंकर क्या है, विशेषण है। अब भयंकर क्या होगा, इसकी जगह क्या होगा, हल्का दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो इस तरीके से लिखा है। तो हमने क्या लिखा है, सिर में हल्का दर्द हो रहा है। तो हमने इसकी जगह क्या कर दिया, हल्का दर्द हो रहा है। तो हमने यहां पर इसको फटाफट चेंज कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, मेरे सिर पर कई टांके लगे।
अब टांके के बारे में क्या दिया गया है, कई लगे। अब यहाँ पर संख्या नहीं दी गई तो आप लिख दो 2 टांके लगे, 4 टांके लगे, 10 लिखे, 12 लगे, कुछ भी टांके लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेरे सिर पर 10 टांके लगे थे। फिर आते हैं, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं। अब इलाका यानी कि हमारा एरिया, तो कौन सा एरिया है, जो पहाड़ों पर रहेगा उसके पहाड़ी इलाका, जो रेगिस्तान में रहेगा रेतीला इलाका, जो समुद्र तट पर रहेगा उसके लिए तटीय इलाका। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप तटीय इलाके में रहते हैं। तटीय का मतलब तट के किनारे, यानी कि समुद्र तट के किनारे रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में यदि बात कहकर समाप्त कर दी गई है तो पूर्ण विराम लगाओ तथा यदि प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। आपके सामने वाक्य दिए गए हैं, अब इसमें आपको विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना है। क्या है, जैसे मुश्किलें तो आती हैं, अब यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह लगेगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मुश्किलें तो आती हैं, पूर्ण विराम। फिर आते हैं, आप कब से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया, कब से काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे, आप कब से काम कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं, मुझे बहुत चलना पड़ता है। अब ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, पूर्ण विराम लगेगा। मुझे बहुत चलना पड़ता है, पूर्ण विराम। कौन आया है, अब ये पूछा जा रहा है, घर में भी जैसे कोई आता तो क्या बोलते, तो कौन आया है, यानी कि क्वेश्चन किया। तो यहां पर क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क। कौन आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। अब हमारे पास में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हम किससे ले लेंगे, हम चैप्टर से ही ले लेते हैं। इन्हें हम सेंटेंस बनाना है। जैसे है असाधारण, तो हमने क्या लिया, वाक्य प्रयोग, जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। फिर दूसरा है पार्सल, तो ये वाक्य कहाँ इस्तेमाल, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, डाकियों द्वारा लोगों के आए पार्सल भी बांटे जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना पार्सल्स भी भेजते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कोरियर करते हैं। तो कोरियर तो पहले नहीं होता था, बहुत पहले तो पहले क्या होता था, डाक में ही पार्सल भेजे जाते थे। तो वो क्या हो गया, पार्सल भेजे जाते हैं। ग्रामीण, अब ग्रामीण मतलब गांव का इलाका जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, ग्रामीण। यहाँ पर क्या है, ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। तो ग्रामीण मतलब जो डाकिया गांव में पोस्टेड होता है उसके लिए क्या होता है, उसका काम है चलना ही चलना, वो चलता ही रहता है। फिर है अस्पताल, अस्पताल मतलब हॉस्पिटल। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, देखिए, अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। जब उन पे हमला हुआ था कंवर सिंह पे, उसके बाद दूसरे दिन जब उन्हें होश आया तो वो कहाँ पर थे, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वे थे। फिर आते हैं डाक सेवक। डाक सेवक के लिए क्या लिखेंगे, ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। कैसी जगह पे, जहाँ ना टेलीफोन है ना बस है, कोई जल्दी से पहुँच नहीं सकता, तो जब वहाँ डाकिया पहुँचता है तो उसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया जाता है। अब आए प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्दों के आधार पर 3-3 अन्य शब्द बनाओ। कैसे, देखो यहाँ पे एक दिया, जैसे ग्राम है, तो ग्राम से हमने बनाया ग्रामीण, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत बनाया ना। तो इसी तरह डाक से आपको बनाना है। डाक से हम क्या बनाएंगे, डाकिया बनाया, डाकिया, डाक सेवक है। फिर यहाँ बना सकते हैं डाकघर बना। फिर उसके बाद है पढ़, पढ़ के लिए क्या होगा, पढ़ो, पढ़ाई, पढ़ना, ये सब चीजें देखो हमने यहाँ पे बनाया ना। डाक से बनाया डाकिया, डाक सेवक, डाकघर। पढ़ से बनाया पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ो। भारत से बनाया भारतीय, भारतवासी, भारतवंशी। इस तरीके से हमने बता दिया। नेक्स्ट, अच्छा, अब यहाँ पे तो हमारी पूरी वर्कशीट खत्म हो गई, तो हमने फटाफट कर दी। देखो करने में इतना मजा आ रहा था, मुझे पता, मुझे लग रहा था अभी और है और हम आगे कर रहे हैं। तो हमें तो करने में बहुत मजा आ रहा था। आई होप आपको भी करने में मजा आया होगा, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं और चीजें हमारे लिए टोटल क्लियर हो जाती है ना, तो किसी भी तरह का पेपर दो हम फटाफट कर लेते हैं ना। यही होता है ना हमारे साथ, हमें लगता है अरे ये तो बहुत आसान था, क्योंकि जो चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं उसे करने में मजा भी आता है, जल्दी हो भी जाती है और लगता है अरे ये तो बहुत ईजी था। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट खत्म हो गई।
अब मैग्नेट बेन्स आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। देखिए आप यहाँ देख रहे हो बुक्स और ई बुक्स भी हमको मिल रही हैं। ये बुक्स ई बुक्स हमें जो मिल रही हैं ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए मिल रही हैं, और जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। तुमसे खास क्या है? खास ये है कि हमने इन बुक्स को आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बनाया है। कैसे बनाया है? देखिए हमने क्या किया है, इनमें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे हम कभी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हमारी एक बुक है जिसमें हमारे सारे चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरी बुक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं। तो एक बुक हमारे पास हो गई एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक। अब जैसे हम वर्कशीट कर रहे हैं तो हमारे पास एक बुक क्या हो जाएगी, वर्कशीट की बुक हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग बुक हमारे पास में रेडी है। इसे लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, फिल करके सबमिट करिए। सबमिट करते ही आपको हमारे एक टीम मेंबर का कॉल आएगा इस बुक के रिगार्डिंग। तो बस थोड़े से प्रोसीजर हैं, उन्हें कंप्लीट करके आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे अभी और भी चैप्टर है जिनकी हम वर्कशीट लेकर आएंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो फिर से मिलेंगे, बाय बाय।